हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में जो हम आपके एमसीक्यूज डिस्कस करने जाएंगे वो आपकी पॉलिटी से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर आपकी बात हो रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में और आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कौन कौन सी इसमें से करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। सेकंड में कह रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इज अ सर्टिफिकेट प्रोसेस अंडर इट। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो थर्ड फेज होगा इस स्कीम का वो फोकस करेगा आपकी न्यू एज एंड कोविड रिलेटेड स्किल्स पर। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं आप इजीली आंसर कर सकते हैं इसको। तो नीचे दिए गए 4 कोड्स में से करेक्टली मार्क कीजिए। यहाँ पर आपकी तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्टली मेंशन्ड है। सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का थर्ड फेज जिसके बारे में हमने बात की, ये रिसेंटली ही लॉन्च कर दिया जाएगा और ये आपका 600 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया जाएगा अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। और बेसिकली ये फोकस करेगा ऑन न्यू एज एंड कोविड रिलेटेड स्किल्स। इस स्किल इंडिया मिशन के चलते आपके अप्रोक्सीमेटली 8 लाख कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग की जाएगी ओवर अ स्कीम पीरियड ऑफ 2020-2021। इसमें आपके 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास हैं, एम्पैनल्ड नॉन प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और इसमें आपके 200 से ज्यादा आईटीआईज आते हैं आपके स्किल इंडिया के अंदर, जिनमें ये थर्ड फेज शुरू किया जाएगा टू बिल्ड अ रोबस्ट पूल ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स। सो बेसिकली जो भी उन्होंने लर्निंग गेन की है फ्रॉम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 एंड 2.0 उसके आधार पर ही मिनिस्ट्री ने इम्प्रूव किया है नए वर्जन को इस स्कीम के, ताकि जो करंट पॉलिसी डॉक्ट्रिन है और जो स्किलिंग इकोसिस्टम है उसे एनर्जाइज किया जा सके, जो कि आपका काफी अफेक्टेड है ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये आपकी स्कीम बेसिकली 2015 में लॉन्च कर दी गई थी और ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आती है और ये आपकी इंप्लीमेंट की जा रही है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। सो ऑब्जेक्टिव क्या है स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम का, कि जो हमारा इंडिया का जो यूथ है, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, उसको इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके ताकि वो बेटर लाइवलीहुड सिक्योर कर सकें। ठीक है जी। सो जो इंडिविजुअल्स होंगे विद प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस और स्किल्स, उन्हें भी असेस किया जाएगा और उन्हें भी सर्टिफाइड किया जाएगा अंडर द रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। और जब इसका फेज 1 लॉन्च किया गया था तो काफी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन रही थी, तो उसके आधार पर ही फेज 2 भी लॉन्च किया गया था। जो बाकी भारतीय सरकार के मिशन थे उन्हीं के आधार पर उसे अलाइन किया गया था। तो बेसिक से ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिक से डिटेल्स इस टॉपिक के बारे में। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है आपका सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पिनल कोड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दी गई हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, वॉयरिज्म, अडल्ट्री एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी है? वीडियो पॉज करके करेक्टली मार्क कीजिए। यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है एडल्ट्री। तो कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें, आपका क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है टू एग्जामिन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट टू कीप अडल्ट्री अ क्राइम इन द आर्म्ड फोर्सेस। हालांकि सिविलियंस के लिए एपेक्स कोर्ट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि अडल्ट्री किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं है, बट यहाँ पर केंद्रीय सरकार की डिमांड थी कि आर्म्ड फोर्सेस में अडल्ट्री को एज अ क्राइम ही ट्रीट किया जाए। ठीक है जी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अग्री कर लिया है। सो ये जो मैटर था ये आपका रेफर किया गया था टू द चीफ जस्टिस फॉर सेटिंग अप ऑफ अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो कि क्लैरिफाई कर सकते हैं अपनी पोजीशन इससे रिलेटेड। तो केंद्रीय सरकार ने अपनी एक प्ली रखी थी जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि जो 2018 की वर्डिक्ट है जिसके आधार पर अडल्टरी आपका एक क्राइम नहीं रहा है सिविलियंस के लिए, वो आपकी आर्म फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। और इससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट क्या था कि जितने भी आपके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में पर्सनल एनरोल्ड रहते हैं, दे आर ऑफ अ डिस्टिंक्ट क्लास एंड दे वर गवर्न्ड बाय स्पेशल लेजिस्लेशन, द आर्मी एक्ट, द एयरफोर्स एक्ट एंड द इंडियन नेवी एक्ट। ठीक है जी। तो सितंबर 2018 में आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली स्ट्रक डाउन कर दिया था सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जिसके चलते एडल्ट्री एक पनिशेबल ऑफेंस था फॉर मेन। तो जो 5 जज बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने इस रिलेटेड क्या कहा था कि जो हमारा 158 ईयर ओल्ड लॉ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्टिकल 21 के हम कह सकते हैं अगेंस्ट है, जो कि हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, और आर्टिकल 14 के भी ये हल्का सा अगेंस्ट है, जो कि हमारा राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है जी। तो इसमें आपका सेक्शन 198 पार्ट 1 एंड 198 पार्ट 2 ऑफ द सीआरपीसी, जो कि अलाउ करता है एक हस्बैंड को टू ब्रिंग चार्जेस अगेंस्ट अ मैन विद whom his wife committed adultery, तो इसे अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। हालांकि ये आपका एक ग्राउंड बन सकता है सिविल इश्यूज के लिए, जैसे कि डाइवोर्स केस फाइल करना हो, बट ये अब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ठीक है जी। तो ये बेसिस डिटेल्स थी आपकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि आपको बताना है स्टेटमेंट्स के आधार पर स्कीम आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि आपकी 2016 में लॉन्च की गई थी।
सेकंड में कह रहा है कि इसके चलते आपके कुछ स्कीम्स मर्ज कर दी गई थी, इंक्लूडिंग द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड द मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। थर्ड में कह रहे हैं कि इसका बेसिक सा एम यही है कि जो प्रीमियम बर्डन रहता है फार्मर्स पर उसको रिड्यूस किया जा सके और इंश्योर किया जा सके अर्ली सेटलमेंट ऑफ क्रॉप एश्योरेंस क्लेम फॉर द फुल इंश्योर्ड सम। ठीक है जी। फोर्थ में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कि वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्कीम को। साथ के साथ उन्होंने ऑप्शन भी प्रोवाइड की है टू सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ एडिशनल रिस्क कवर्स फीचर्स लाइक प्रिवेंटेड सोइंग, लोकलाइज्ड कैलेमिटी, मिड सीजन एडवर्सिटी एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो आपको बताना है कौन सी स्कीम के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर आपके सामने 4 स्कीम मेंशन है। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है कि यहाँ पर आपके इंश्योरेंस के बारे में बात हुई है तो आपकी कृषि सिंचाई योजना नहीं हो सकती, धन योजना नहीं हो सकती, किसान सम्मान निधि नहीं हो सकती। तो आपकी यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वही एक्यूरेटली फिट आ रही है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी। तो रिसेंटली ही जो है ये बीमा योजना है इसने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं। 2016 में लॉन्च की गई थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये स्कीम आपकी कवर करती है ऑल फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स एंड एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर विच past yield data is available and for which requisite number of crop cutting experiments are being conducted under the general crop estimation survey। और साथ के साथ ये भी डिसाइड किया गया है कि 100% एनरोलमेंट वॉलंटरी करती जाएगी फॉर ऑल द फार्मर्स फ्रॉम द 2020 खरीफ। ठीक है जी। तो ये बेसिक डिटेल्स थे आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से आर्टिकल्स आपके प्रोहिबिट करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर को। तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर कि आर्टिकल के बारे में अब आपकी नॉलेज यहाँ टेस्ट की जा रही है। तो 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं, आर्टिकल 29, 27, 23 एंड 30। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 23। बिल्कुल सिंपल सा ही इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जो आपका आर्टिकल 23 है बेसिकली उसमें आपका प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में बात की गई है। जो भी आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बेकार है या किसी भी तरीके का आपका फोर्स्ड लेबर की कोई भी फॉर्म है वो सारी आपकी प्रोहिबिटेड है। और इस प्रोविजन का अगर उल्लंघन किया जाएगा तो उसके चलते आपको एक पनिशेबल ऑफेंस भी हो सकता है एज पर द लॉ। इस आर्टिकल के चलते स्टेट इम्पोज कर सकता है कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेज। ठीक है जी। बट जो ये इम्पोजिशन होगी उस सर्विस की स्टेट द्वारा, ये आपके इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स नहीं होने चाहिए, रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। ठीक है जी। तो बेसिक डिटेल्स थी आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से इनकरेक्ट है। पहले एक में कहा गया है कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका आर्टिकल 74 है वो मैंडेटरी है, देयरफॉर द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो आपका आर्टिकल 75 है वो क्लियरली स्टेट करता है कि जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट। या फिर आपकी फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, कि आपकी इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। यहाँ पर आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थर्ड है। आर्टिकल 75 के आधार पर जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा, ना कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपके दोनों आते हैं, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। ठीक है जी। तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं दे ओन अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। ठीक है जी। तो जब भी लोकसभा में आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जितने भी आपके मिनिस्टर्स रहते हैं उन्हें रिजाइन करना पड़ता है, इंक्लूडिंग दोज मिनिस्टर्स जो कि आपके राज्यसभा से भी हैं। हालांकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को टू डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द ग्राउंड्स कि जो हाउस है दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द इलेक्टोरेट फेथफुली एंड कैन कॉल फॉर द फ्रेश इलेक्शंस। और पॉइंट आपके फ्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेसिडेंट है दैट दे मे नॉट ओब्लाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। और जितने भी आपके कैबिनेट के डिसीजन रहते हैं वो आपके सारे ही कैबिनेट मिनिस्टर्स पर बाइंडिंग रहते हैं, इवन इफ जो उनकी कैबिनेट मीटिंग में जो उनके ओपिनियंस थे वो अलग अलग क्यों ना हो। और यदि कोई ऐसा मिनिस्टर रहता है कि वो अग्री नहीं करते हैं कैबिनेट के डिसीजन से एंड दे आर नॉट प्रिपेयर टू डिफेंड इट, तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है जी। तो बेसिक डिटेल्स थी, बिल्कुल
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था आपके लिए। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप में से सभी ने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और इसी तरीके से रेगुलरली प्रीमिक्स के माध्यम से डेली के 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस की, उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।